जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 37 है यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा होता क्या है? बेसिकली आप ये पहले ये चीज़ समझ लें कि आप सेकेंडरी डेटा होता क्या है। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो उसके बाद इसको वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम सेकेंडरी डेटा और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा ही समझदार। तो आप समझें सेकेंडरी डेटा होता क्या है। ये ऐसा डेटा होता है जो किसी दूसरे का लिखा हुआ डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर राइटर का डेटा, किसी कॉलम निगार का डेटा, किसी अखबारात का डेटा, किसी पुरानी रिसर्च का डेटा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। तो पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। इसके 8 एडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले जी एक्सेस टू इन एसेसिबिलिटी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों तक रसाई नहीं होती जो हमारे रिसर्च का टॉपिक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रिसर्च की गई है पूरे मुल्क के बारे में, तो पूरे मुल्क के पास हमारी हम नहीं पहुंच सकते, तो ये डेटा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। या किसी सिक्योरिटी पर्सन के पास हमारा जाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसका पुराना डेटा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। या कोई बंदा फौत हो गया है तो उसके अगर एनालिसिस करना है डेटे का, तो उस तक भी हम ये एक्सेस पहुँचा देता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, तो हम वही डेटा इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद ये है नॉन रिएक्टिविटी। नॉन रिएक्टिविटी से मुराद ये है कि अगला बंदा इसमें रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पहले ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। हमारी रिसर्च का उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम उसका डेटा पहले से मौजूद डेटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रिसर्चर है उसकी बिहेवियर का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। उसके बाद ये कैन डू लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। इसका सिंपली मुराद ये है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बहुत लंबे अरसे तक चल सकती है। ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है हमारे डेटा के ऊपर, हम उसको एनालिसिस करके एक इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बहुत लंबे अरसे तक हम चला सकते हैं। नंबर 4 यूज़ सैम्पलिंग। बड़ी तादाद के ऊपर जो हमारे पास डेटा है उसमें से हम सिंपल सैंपल ले सकते हैं, मतलब सैम्पलिंग कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस अपना करते हैं। कैन यूज़ लार्ज सैंपल साइज़। इसमें से हम बड़े बड़े सैंपल भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरी आबादी में से अगर हमने बड़े सैंपल लेने हों तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डेटा पहले ही मौजूद होता है, तो हम इससे बड़े सैंपल भी ले सकते हैं। नंबर 6 पे ये है जी स्पॉन्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटर या रिसर्चर जिसने पहले इस डेटा को इकट्ठा किया होता है, उसकी नेचुरल फीलिंग्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं और वो भी इसमें रिकॉर्ड की गई होती हैं, तो हम उनके ऊपर भी आसानी से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जी नंबर 7 पे है जी कन्फेशन से मुराद ये है कि किसी ऐसे शख्स के बारे में लिखना या उसको शर्मिंदगी महसूस हो। हम एक रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो अगर प्रेजेंट टाइम में हम उसके ऊपर वही चीज़ स्टडी पोस्ट करते हैं तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी फौत हो चुका है तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो डायरी है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसने लिखा हुआ है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं हो सकती है कि वो बंदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आगे नंबर 8 इसका जी है जी रिलेटिवली लो कास्ट। लाजिम बात है, हम अखबारात से या किसी रिसर्च से डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी का इंटरव्यू करने की ज़रूरत है, तो इसमें से हमारी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है, कोई हमें एक्स्ट्रा अखराजात नहीं करने पड़ते। उसके बाद हाई क्वालिटी। तो जो लोग ये डेटा ऑलरेडी इकट्ठा किए होते हैं वो लाजमी बात स्किल्ड पर्सन होते हैं,
तो हर बंदा तो अब रिसर्च करके लिखता नहीं है, जो अखबारात में लिखा जाता है वो भी क्वालिटी के लोग होते हैं, या बाकी जो रिसर्च करते हैं मिसाल या मरदमशुमारी हुई है वो भी हाई क्वालिटी के लोगों ने किया है, तो इसमें जो हमें डेटा मिलेगा वो आला क्वालिटी का मिलेगा। अब इसके बाद डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस में पहला है जी बाइस। बाइस का मतलब ये है कि पहली रिसर्च जो उस डेटा के ऊपर हुई है हो सकता है वो किसी और मकसद के लिए हुई हो और हम उसे अब किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है कि वे इसके ऊपर हमारी जो स्टडी है वो मुकम्मल सही नहीं हो सकती। उसके बाद सिलेक्टिव सर्वाइवल। सिलेक्टिव सर्वाइवल से मुराद ये है कि जिसके ऊपर रिसर्च की गई है वो तो सिलेक्टेड लोगों का मजमूआ है, ये सारी पॉपुलेशन को ज़ाहिर तो कर नहीं रहा, तो इसलिए हो सकता है जो हम सैंपल इकट्ठा करें वो पूरी पॉपुलेशन को शो ही ना कर रहा हो। उसके बाद ही इनकम्प्लीटनेस, अक्सर डायरियाँ या रिसर्च जो होती हैं वो हमें कंप्लीट मिलती नहीं है, उनका एक पार्ट मिलता है दूसरा पार्ट मिलता ही नहीं है। जो हमें खतूत मिलते हैं एक तरफ से मिलते हैं, दूसरी तरफ का खतूत हमें नहीं मिलता, तो इसका ये भी नुकसान है कि हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद नंबर 4 लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वही चीज़ आ गई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे कुछ मिलेंगे ही नहीं, तो हम ये रिसर्च अपनी कैसे कंटिन्यूस करेंगे। नंबर 5 सैम्पलिंग बाइस। सैम्पलिंग बाइस से मुराद ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनपढ़ होता है, वो हमें इसमें शामिल कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में लिखा ही नहीं गया या वो ख़ुद अपने बारे में लिख सके ही नहीं। उसके बाद नंबर 6 जी लिमिटेड टू वर्बल बिहेवियर। सिर्फ उनका वर्बल बिहेवियर लिखा जाता है, उनका नॉन वर्बल बिहेवियर जो है उसको हम महसूस करने से रह जाते हैं। नंबर 4 जी लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। इसका जो हमें फॉर्मेट मिलता है वो भी मुकम्मल सही शक्ल में नहीं मिलता। जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी ख़ास पैटर्न में नहीं होते, जबकि खबरात जैसे ख़ास पैटर्न में होती हैं, तो जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या खतूत होते हैं वो किसी ख़ास उनका स्टैंडर्ड नहीं होता, वो जैसे किसी का दिल किया उसने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये कोडिंग डिफ़िकल्टीज़, जैसा कि अब पिछले टॉपिक में पढ़ा है उनका ख़ास पैटर्न नहीं होता, तो उसको बाद में हमें उनको कोड करने में या उनका एक पैराग्राफ बनाने में या उनको एक टेबल में शो करने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं उनकी कोडिंग करने में। नंबर 9 पे जी डेटा मस्ट बी एडजस्टेड फॉर कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम। अच्छा, इसकी मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास एक रिसर्च हुई है 1998 में, वो मरदमशुमारी हुई है, ठीक है। उस वक्त जो लोग थे, अब उस डेटा से हम अगर ये देखें पाकिस्तान में कितने लोग पढ़े हुए थे और कितने लोग अनपढ़ थे, तो वो तो उस टाइम के हिसाब से था, उसके बाद हो सकता है ज़्यादा लोग पढ़ गए हों, या ये भी हो सकता है कि उस वक्त पढ़े लिखों की डेफिनेशन और हो। उस वक्त हो सकता है कि हम जो मैट्रिक पास है उसको पढ़ा लिखा शामिल कर रहे हों पढ़े हुए लोग में, और मौजूदा टाइम पे हम जो ग्रेजुएट है उसको पढ़े हुए लोगों में शामिल कर रहे हों, जो मैट्रिक वालों को अनपढ़ में शामिल कर रहे हों। तो ये एक टाइम के ऊपर होता है। दूसरे टाइम में इसकी मतलब ये है कि दूसरे वक्त में हम जब इस्तेमाल करेंगे पुरानी स्टडी तो वो सही एडजस्ट नहीं हो सकी। उसके बाद यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा एग्जिस्टिंग स्टैटिक्स डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडरी डेटा क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो वाला डेटा होता है जो हम किसी पहली मौजूदा रिसर्च से हासिल कर रहे होते हैं। सिलेक्टिंग टॉपिक्स फॉर सेकेंडरी एनालिसिस, हम टॉपिक सर्च कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए डेटा इकट्ठा करना है, उसके हिसाब से फिर हम उस पे से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सर्वे डेटा दूसरे लोगों का डेटा हासिल करके उससे ख़ास तरीक़ेकार से उसके ऊपर एनालिसिस करना सेकेंडरी सर्वे डेटा कहलाता है, या उसके ऊपर हम दोबारा सर्वे भी कर सकते हैं। उसके बाद जी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, हमें ये भी चेक करना होता है कि हम जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाकई वैलिड है और रिलायबल है हमारे मकसद के लिए।
हो सकता है वो वैलिड ही ना, वो डेटा एक्सपायर हो चुका हो सकता है वो डेटा हमारे रिलेबल ना हो। तो ये वही चीज़ बताई गई है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अभी होगी नेक्स्ट लेसन 38 लेसन पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।